हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अभी भूगोल की क्लासेस देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज की जो क्लास है उसमें हम महासागरीय निक्षेप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो आप देखा होगा कि आपने महासागरीय लवणता, उसके साथ साथ महासागरीय जलधाराएं, इन सभी के बारे में आपने अध्ययन किया हुआ है। उसी के बाद आप इसको प्ले कर रहे हैं। आज की क्लास में हम महासागरीय निक्षेप पढ़ने वाले हैं, जिसका अगर हम शॉर्ट में आंसर बताएं तो महासागरीय नीतल पर जो भी अवसादों का जमाव होता है उसको हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ठीक है, महासागरीय नीतल पर। अब आपको नीतल और मग्न तट ये सभी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, कुछ 3-4 लेक्चर के पहले ही समझा दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो जब भी अवसादों का जमाव होता है उसको ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार शैल या चट्टान का जब निर्माण होता है, निर्माण की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती है। कहते हैं कि जैसे मैंने आपको जब बात बताई है उसमें मैंने ये कहा था कि पहले ही कि जब अवसाद इकट्ठे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे चट्टानों का निर्माण हो जाता है इन अवसादों के जमाव से ही। लेकिन महासागरीय निक्षेप में अवसादों का जमाव तो होता है, किंतु इससे कोई भी शैल या फिर कोई भी चट्टान का निर्माण नहीं होता है। महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत इन जमावों को स्रोतों जमाव के स्रोतों, परिवहन, निक्षेपण का स्थान एवं स्वरूप, क्षैतिज और लंबवत वितरण, ये सभी किया जाता है। महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अवसादों का जमाव हुआ है और किस प्रकार से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्री जलधाराओं के द्वारा ले जाया जाता है। उसके अलावा इनका वितरण भी हम पढ़ते हैं कि क्षैतिज वितरण क्या है, लंबवत वितरण क्या है महासागरीय निक्षेप में। ठीक, जॉन मर्रे, रेनाल्ड और फिप्स, ये 3 महोदय ऐसे हैं भूगोल के जिन्होंने महासागरीय निक्षेप के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है और बहुत ज्यादा इसको लेकर के उन्होंने अपने रिसर्च दिए हुए हैं। अगर हम बात करें सागरीय निक्षेपों के परिवहन के साधन, हमने अभी आपको पिछले एक पॉइंट में बताया कि महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत हम लोग इनके जमाव के स्रोत की जमाव कैसे हुआ है, ठीक इनका परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम परिवहन के साधन जो जो हैं कि किस प्रकार से जो भी अवसाद है वो समुद्र स्थल से पूरे मैदान पर, समुद्री मैदान तक लाए जाते हैं, वो कैसे और कौन इसमें ज्यादातर भागीदारी निभाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नदियां जो होती हैं वो अवसादों को मग्न तट तक ही छोड़ के चली जाती हैं। नदियां मग्न तट तक ही अवसादों को ला पाती हैं। अगर हम बात करें पवनों का, तो पवन रेत और चीका ये 2 ऐसे होते हैं जिसको पवन अवसाद के रूप में ला करके सागरीय महासागरीय के अंतर्गत निक्षेपित करता है। अगर हम बात करें लहरों की, तो तटीय भागों में सदैव क्रियाशील ये रहती हैं। ये अवसादों का जमाव तटीय भागों में ज्यादातर करती हैं जो भी लहरें होती हैं। अगर हम बात करें हिमनदियों की, तो जो उच्च अक्षांश है जैसे कि 60 60.5 डिग्री, 60 नहीं कह सकते हैं, 70 डिग्री अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश के बीच में जब उच्च अक्षांश है, यानी कि उस स्थान पर हिमनदियों के द्वारा महासागर में निक्षेपण की क्रिया की जाती है। अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी के द्वारा जब भी सागर के अंदर जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस स्थान पर ज्वालामुखी के द्वारा निक्षेपण की क्रिया की जाती है, सागरीय निक्षेप किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैव पदार्थों के द्वारा, तो जीव जंतु या फिर मानव के द्वारा जितनी भी अवसाद, गंदगी फैलाई जाती है महासागर के अंतर्गत, उसको ही हम जैव पदार्थों के अंतर्गत महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत रखते हैं। हम अगर बात कर रहे थे कि 3 महोदय ऐसे हैं, जॉन मर्रे और फिप्स, ये कुछ महोदय लोग ऐसे हैं जिन्होंने महासागरीय निक्षेप को लेकर के बहुत ज्यादा अपने विचार विमर्श रखे थे। जॉन मर्रे जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने ये बताया था कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर का इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और ये कहा था कि निक्षेपण की वजह से
इनकी जो सीमा है वो 1 किलोमीटर अटलांटिक की बढ़ती है और प्रशांत महासागर की आधी किलोमीटर बढ़ती है। चलिए अभी हम बात करें कि सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अब हम बात करें कि सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। स्थलीय निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप, जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप। अगर हम बात करें स्थलीय निक्षेप की तो बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख, और इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं, पर मुख्यतः यही है जो स्थलीय निक्षेप कराती है। हम बात करें अगर ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी किस प्रकार से सागर में निक्षेप करता है, तो कुछ स्थलीय ज्वालामुखी उद्गार होता है और कुछ अंतः सागरीय ज्वालामुखी उद्गार होता है। इन्हीं दो के द्वारा ज्वालामुखी सागर में निक्षेपण की क्रिया करता है। जैविक की अगर बात करें तो नैरेटिक और पेलेजिक, ये दो प्रकार ऐसे हैं जिनकी वजह से जैविक सागरीय निक्षेप होता है। अगर हम बात करें अजैविक की तो लाल मृत्तिका और उल्कापिंड के द्वारा अजैविक सागरीय निक्षेप की क्रिया होती है। चलिए हम स्थलीय निक्षेप के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं कि स्थलीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि बजरी मैंने आपको बताया, तो ये जो बजरी है वो सबसे मोटा निक्षेप माना जाता है, सबसे मोटा निक्षेप, जिसकी अगर हम आकार की बात करें तो 2 मीटर से लेकर के ये 256 मिलीमीटर तक 256 मिलीमीटर तक हो सकता है और इनका निक्षेपण केवल मग्न तट तक ही होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बजरी के अलावा रेत होता है जो 1 मिलीमीटर से लेकर के 1/6 मिलीमीटर तक होता है। ये जो रेत होता है वो बजरी और गोलाश्म के विघटन के बाद बनता है। गोलाश्म और बजरी के विघटन के बाद जो शेष भाग बचता है वही रेत कहलाता है। ठीक है। क्वार्टज जो होता है, क्वार्टज नाम का खनिज इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। क्वार्टज नाम का खनिज इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। स्थलीय पदार्थ की हम बात कर रहे थे जिसमें हमने बजरी पढ़ लिया, रेत पढ़ लिया। अब चलिए जानते हैं कि सिल्ट क्या है। सिल्ट के आकार की अगर हम बात करें तो 1/17 मिलीमीटर से लेकर के 1/256 मिलीमीटर तक का इसका आकार होता है। अगर हम मृत्तिका की बात करें तो मृत्तिका का आकार 1/257 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर तक इसका आकार रहता है। ये जो मृत्तिका होती है वो 100 से 1000 फैदम की गहराई तक शांत जल में पाई जाती है। 100 से 1000 फैदम की गहराई तक शांत जल में पाई जाती है। हम बात करें अगर पंख की, जो स्थलीय पदार्थ का एक भाग है, वो 38% पूरे महासागर में पंख की वजह से ही निक्षेपण होता है। पंख की वजह से ही निक्षेपण होता है। ये बहुत छोटा कण है जिसको हम अति सूक्ष्म कण के नाम से भी जानते हैं। ये जो पंख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। ये 3 रूप में ये पाए जाते हैं। चलिए हम अभी स्थलीय निक्षेप के बारे में पढ़ चुके, उसके जो पार्ट्स थे वो पढ़ चुके। अब चलिए जानते हैं कि ज्वालामुखी पदार्थ कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी वजह से सागरीय में निक्षेप होता है। जो ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं वो कुछ धरातलीय ज्वालामुखी उद्गार से पाए जाते हैं और कुछ अंतर सागरीय ज्वालामुखी उद्गार से पाए जाते हैं। इनका जो रंग होता है वो भूरा भी हो सकता है और कभी कभी काला भी देखने को पाया जाता है। चलिए हम ज्वालामुखी भी जान चुके, अब हम समझते हैं कि जैविक कार्बनिक निक्षेप क्या है। जैविक और कार्बनिक निक्षेप वो है कि सागर में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जीव तो पाए ही जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं वहीं पर, तो उनकी जो अस्थियां होती हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं, उसी से जैविक निक्षेप प्राप्त होता है, जिसको भी हम सागरीय निक्षेप के अंतर्गत रखते हैं। केवल जीव जंतु ही नहीं बल्कि कभी कभी कुछ वनस्पतियों के भी अवशेष को भी जैविक निक्षेप के अंतर्गत रखा जाता है। अब जानते हैं अकार्बनिक या फिर जिसको हम अजैविक निक्षेप के नाम से भी जानते हैं, वो किस प्रकार से और किस भाग में वो सागर में निक्षेप कराते हैं। तो ताप परिवर्तन और कुछ वायुमंडलीय कारकों के द्वारा इनका निर्माण होता है। ताप परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है हमारे पृथ्वी पर,
ताप परिवर्तन और कुछ वायुमंडलीय कारकों के द्वारा इनमें आपसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे ये अकार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है और फिर ये महासागर के तली में जा करके जम जाते हैं। इसमें अगर हम नाम लें तो डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, लाल मृत्तिका, ये सभी पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत। लाल मृत्तिका इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, अजैविक पदार्थों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लाल मृत्तिका के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट और लोहा ऑक्साइड के सम्मिश्रण से लाल मृत्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो लाल मृत्तिका होती है वो कुल महासागरीय भाग के 30% भागों में पाई जाती है। अगर हम कहें कि महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत 30% भाग लाल मृत्तिका का ही पाया जाता है। सागरीय नितल में ये सर्वाधिक मात्रा में लाल मृत्तिका के रूप में महासागरीय निक्षेप होता है और कभी-कभी ये ज्वालामुखी विघटन का अंश के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ये कोमल, लचीली और थोड़ी चिकनी होती है और सूख जाने पर ये लाल भूरे पाउडर के रूप में पाई जाती है। जब ये पहले कोमल, लचीली और चिकनी होती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो लाल भूरे पाउडर के रूप में ये पाई जाती है। 2700 फैदम से अधिक गहरे भाग में ये अक्सर पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके विस्तार की जो लाल मृत्तिका है, तो प्रशांत महासागर को भी हम उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर के में विभाजित करके ही अध्ययन करते हैं। तो उत्तरी प्रशांत में एक पेटी के रूप में ये पाई जाती है और अगर अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो 4 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में 4 डिग्री अक्षांश से लेकर के दक्षिण के 40 डिग्री अक्षांश के बीच में जब अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में ये लाल मृत्तिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो पंख है वो 3 प्रकार से है, नीली, लाल, हरी और ज्वालामुखी के रूप। हम अगर बात करें कि गहराई के आधार पर निक्षेपों की, तो जो सागरीय ये जो पंख है वो नीली पहले होती है, लाल बाद में होती है, उसके बाद फिर हरी वाली होती है, उसके बाद ज्वालामुखी निक्षेप पाए जाते हैं। अगर हम प्रतिशत के आधार पर करें तो लाल मृत्तिका जो है वो 36% भाग सबसे ऊपर रहता है, फिर ग्लोबेजिरन 29% भाग पाया जाता है, उसके बाद डाइटम 6.4% भाग पाया जाता है। सागरीय निक्षेप के संबंधित हमने आज पढ़ा कि सागरीय निक्षेप क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से सागरीय निक्षेप का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया था, जो स्थलीय भाग, ज्वालामुखी, कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में था। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर। अगली क्लास भी आपको यहीं पर मिलेगी और पढ़ते रहिए सभी विषयों की क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में।